इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो चाइना विजिट रही एससीओ समिट को लेके, उसमें जो बायलैटरल टॉक्स हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और उसके क्या टेक अवेज रहे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कैसे इंडियन इकोनॉमी पे इस विजिट का असर होने वाला है। क्या इस टैरिफ वॉर जो यूएस इंडिया के साथ खेल रहा है, क्या उसका असर इंडिया की इकोनॉमी पे होने वाला है। वही बात अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री देखें तो 1962 में चाइना ने वॉर, 2017 का डोकलाम एंड 2020 का गालवान वैली क्लैश। अगर ये तीनों को नज़र में रखते हुए हम देखेंगे चाइना से हम फिर से इंगेज करने जा रहे हैं। सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको चाइना की ज़रूरत है और चाइना को हमारी। इस जियोपॉलिटिक्स में आज हम समझेंगे कि कैसे कंट्रीज़ की सिर्फ दोस्ती नहीं, उनका इंटरेस्ट मैटर करता है। आज यूएस सब जगह से सारी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस आइसोलेशन में सब से दुश्मनी करके सारे दुश्मनों को एक साथ ला दिया है। इसका मतलब इंडिया की जो पॉलिसी है कि नीदर हेट चाइना और हग चाइना बट स्टिल एंगेज विद चाइना। हम देखेंगे कि इस वीडियो में इंडिया की क्या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना पे, जिसकी वजह से हमें बार बार एंगेज करना पड़ता है। वहीं अगर हम देखें हमारे आर्मी के जवान, हमारे सोल्जर्स अपना बलिदान दिए हैं कंट्री के लिए, बट उसके बाद भी इंडिया की कहीं ना कहीं मजबूरी है। चाइना का जो भी इम्पैक्ट ग्लोबली है और चाइना के जो एस्पिरेशंस हैं ग्लोबल सुपर पावर बनने के, जैसे कि हमने 20th सेंचुरी में देखा था कैसे पेट्रो डॉलर ने अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट किया और अमेरिका को सुपर पावर बनाया, वैसे ही चाइना कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रो युआन बना के, मतलब पेट्रो डॉलर से इलेक्ट्रो युआन बना के वो सुपर पावर बनने की पूरे एस्पिरेशंस में है। अगर यहाँ से हम देखें कि यूएस इकोनॉमी जैसे जैसे वीक हो रही है, कहीं ना कहीं एक जो आ, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है और उससे इमीडिएट रिलीफ इंडिया की इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ी सी इतिहास को। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चाइना का और इंडिया का एंगेजमेंट इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया। 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऐसे करके नॉन इंटरफेरेंस और एक दो और प्रिंसिपल्स थे। अब वो प्रिंसिपल इस वीडियो के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको सबसे पहले क्या समझना है कि हमने एक अच्छा इंगेजमेंट किया चाइना के साथ और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मिला। बट 1954 के बाद से जो हुआ 1962 में, चाइना अटैक्ड इंडिया और चाइना ने दोनों सेक्टर पर अटैक किया, ईस्टर्न सेक्टर में और लद्दाख सेक्टर में भी। और उस वजह से इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े ठंडे पड़ते गए। 1962 के बाद से इंडिया और चाइना में ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं रहा। पहली बायलैटरल विजिट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा 1988 में हुई। इसको हम कहते हैं पहला रीस्ट्रक्चरिंग इन द रिलेशनशिप, दैट इज 1.0। जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वहां गए तो हमने एक चीज पे अग्री हुए चाइना के साथ, क्या इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड इंगेज, मतलब जो इशू थे उसको एक तरफ रख के बाकी इश्यूज पे हम इंगेज करें। क्या इशू था? बॉर्डर का इशू था, तो बॉर्डर इशू को साइड में रख के ट्रेड और बिजनेस की बात की। 1990s में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा भी हुआ। इस वजह से दोनों कंट्रीज इंगेज करने लग गई। ये इंगेजमेंट ठीक ठाक चला। चलते चलते थोड़े बहुत बॉर्डर इश्यूज, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी चल रही थी चाइना के साथ कि बॉर्डर इश्यूज को हम मैनेज करें और ट्रेड को हैम्पर ना होने दें। 2017 में डोकलाम इशू हुआ। डोकलाम इशू के बाद इंडिया चाइना के रिलेशन में फिर से खटास आई। 2018 में इसको ठीक करने के लिए दो इनफॉर्मल समिट किए गए, वुहान में किया गया और 2019 में ममलापुरम में। क्यों ये इनफॉर्मल समिट थे? जिससे कि इशू को बड़ा ना बनाते हुए कूल डाउन कर दिया जाए और जो रिलेशन इंडिया चाइना का उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए। पर वहीं लॉकडाउन लगता है 2020 में और इंडिया कुछ ऐसे एक्शन लेता है चाइना के अगेंस्ट, जैसे कि टिकटॉक को बैन करना, एफडीआई का रूट चेंज करना और कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी की बात करना। और उसके बाद जितने चाइना से इंपोर्ट आ रहे थे उसकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होने लग गई। वो चीज़ चाइना को पसंद नहीं आई, लेड टू गालवान वैली क्लैश। गालवान वैली में झगड़ा होने के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी ठंडे पड़ गए। अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखेंगे तो यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं अगस्त एंड में, दैट इज़ 50% तक, उससे इंडिया की कई सारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है।
जैसे कि डायमंड हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, कहीं ना कहीं हमारे टेक्सटाइल, और उससे जो जॉब लॉस होने वाला है, एमएसएमई को इम्पैक्ट होने वाला है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें चाइना से इंगेज करना बहुत ज़रूरी हो गया। अब चाइना के साथ अगर आप हिस्ट्री देखें, इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस आती है, फिर हम रूल्स चेंज करते हैं और फिर से हम इंगेज करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग है वो हमको एक ऐसी चीज़ पे लाके खड़ी करती है जहां हम ग्रोथ और सिक्योरिटी के बारे में फंस जाते हैं। मतलब अगर ज़्यादा जल्दी से इंगेज करना है तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी, बट वहीं सिक्योरिटी कंसर्न सामने आ जाते हैं। अभी जो समिट हुआ 2025 में एससीओ का, तियानजिन में, इसमें क्या डिफरेंट रहा? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि चाइना यहाँ पर अपनी पावर को शोकेस करना चाहता, इसलिए वो युआन को बढ़ा रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हम एक डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे जिससे फंड करेंगे। अब इंडिया को ये चीज़ वेस्ट के साथ बैलेंस भी करनी है। इंडिया के रिलेशन रशिया और चाइना के साथ, रशिया के साथ तो ऑलरेडी अच्छे थे, चाइना के साथ और अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं डेफिसिट की बात करूं, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन है। जब टेंशन सबसे ज़्यादा हाई थी उस टाइम भी इंडिया और चाइना ट्रेड में इंगेज कर रहे थे। अभी अगर हाल ही की बात करें तो 1962 से लेके अभी तक देखें तो इंडिया का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। मतलब अगर कल को वॉर होती है तो हमारी फोर्सेस बॉर्डर के आसपास बहुत ही जल्दी मोबिलाइज कर दी जाएंगी। वहीं चाइना को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो चीज़ें सिमिलर हैं, चीज़ों में कोई खास चेंज नहीं है। चाइना का ये कहना है कि अगर इंडिया को उसके साथ ट्रेड करना है, ट्रेड करते रहना है, और वहीं यूएस के साथ जो हमारे रिलेशन है, क्योंकि हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी कोई नए नहीं है, काफ़ी टाइम से हम भी ट्रेड यूएस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, पर हाल ही में जो टैरिफ लगे हैं उससे कई गुना प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्रॉब्लम हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ गई है। वहीं डिपेंडेंसी की बात करूं तो चाइना पे हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी है एमएसएमई को लेके। जो भी हमारे इनपुट्स आते हैं फार्मास्यूटिकल के, जैसा कि यार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमारी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो आइटम्स जो इनपुट है हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कहीं और मिलते ही नहीं हैं, वो चाइना से ही इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम देखें टेक अवेज क्या है। टेक अवेज हैं सबसे पहले कि जब हम चाइना से इंगेज करें तो सिर्फ चाइना से इंगेज ना करें, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते रहें, वियतनाम, बांग्लादेश के साथ इंगेज करें। ऑब्वियसली बांग्लादेश से अभी रिलेशन हमारे ठीक नहीं चल रहे जब से शेख हसीना का वहाँ तख्ता पलट हुआ है, पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते जाएंगे तो चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। दूसरी चीज है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। इस आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। जैसे कि आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जब एक गली में 4 दुकान होती हैं और पांचवा आदमी नई दुकान खोलता है तो वो 4 दुकानदार मिलके उस पांचवे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वैसा ही है। तो वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्रीज हैं या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो एक तरह से दुकानदार बनी रहना चाहती हैं। जब कोई कंट्री बोलती है कि हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे तो उनको वो इशू होने लग जाता है। तो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के साथ इंडिया में तख्ता पलट कराने की काफ़ी टाइम से कोशिश की गई है और अभी भी कोशिश जारी है। अगर आप देखेंगे तो जनता का भरोसा सिस्टम से उठा देने की बात चलती है। इतने समझदार आप खुद ही हैं जो आप अपने आसपास की चीज़ों को देख के नोटिस कर सकते हैं। यही सेम चीज़ इंदिरा गांधी को हटाने के लिए भी की गई थी। अगर आप दो इवेंट को कनेक्ट करेंगे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर उठकर सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख जाएंगी। अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट सबसे बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। हमारी काफ़ी सारी इनपुट चाइना पे डिपेंडेंट है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तीसरा, हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। इसी वजह से मैंने आपको एक वर्ड दिया था, पेट्रो डॉलर से इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इलेक्ट्रो युआन पे शिफ्ट हो रही है। तो जो हमने कोल्ड वॉर के टाइम आर्म्स रेस देखी थी, स्पेस रेस देखी थी, आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी रेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और इकोनॉमिक्स विथ जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर हमको ये समझना है कि चाइना एक ऐसा दुकानदार है जिसको उसका मार्केट चाहिए और वो चाहता है कि वो इंगेज करे, और उसकी डिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस और सोवरानिटी और स्पेशली हमारी इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
तो टाइमली मैनर में हम उनसे इंगेज करें, पर धीरे धीरे बैकएंड पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहें। हमारी एक डेमोक्रेसी है, चीज़ें होती हैं, टाइम लेती हैं, पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम चाइना का कंपैरिजन एक हद तक ही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप मुझे बताइए कि इस चाइना के केस में हमको क्या करना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या हमको चाइना के साथ फास्टर एंगेज करना चाहिए, या सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वही चीज़ें रीओपन करनी चाहिए जिसमें रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ों के साथ इंगेजमेंट नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं, चाइना के साथ वाटर के इश्यूज़ भी हैं, और चाइना का रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देना भी एक बड़ा कंसर्न है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू।